हेलो एवरीवन। हमारी रसशास्त्र की जो हैं क्लासेस पूरी हो चुकी थी। वैशज्य चल रही थी। अब आपके जो हैं मेनली 3 टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से? एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कास्ट औषधि, ठीक है, जिसमें अपन जो है मानकीकरण देखेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए कास्ट औषधि निर्माण का। कास्ट औषधि योग जो बनाओ तो वो कैसे होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि मिनिमम क्वालिटी ये तो होनी ही चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बाजार में तो उस पे ISI एक मार्क वगैरह का ठप्पा लगा होना चाहिए। मतलब वो क्वालिटी का जो है प्रतीक है कि हाँ भाई ये क्वालिटी वाला माल है, ठीक है। अगर किसी पे एक मार्क नहीं लग रहा है, मतलब ये जो है अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी नहीं ली है, ठीक है। तो मतलब वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो काम का नहीं है। बाकी कई बार ऐसे भी होता है कि बिना एक मार्क वाले भी अच्छी चीजें प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम ही होते हैं अच्छे होने के, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर कि क्वालिटी एक स्पेशल स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं गवर्नमेंट ने कि इस स्टैंडर्ड की ये मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे पुराने जमाने में आचार्यों ने अलग स्टैंडर्ड बना रखे थे कि अगर आप कोई अवलेह बना रहे हो तो वो सिद्धि लक्षण दे दिए कि अवलेह आपने ये बनाया तो उसकी मिनिमम क्वालिटी ये होनी ही चाहिए। तो वो चीजें सारी स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाती है। मॉडर्न में अपन सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बनिक मटेरियल कितना है उसमें, उसमें कार्बनिक मटेरियल कितना है, उसमें जो है अपने ऐश यानी भस्म के रूप में जब होता है तो उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी ऐश बनती है। अपन उसको सुखाते हैं तो उसमें कितना लॉस होता है, ठीक है। उसमें जो है अपन कार्बन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, स्मेल, और ये सब कैसी हैं, ठीक है, सब, क्योंकि सभी द्रव्यों की अलग अलग होती है। तो इस तरह से जो है अपन अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो वो सारे टेस्ट जो हैं एक साथ क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। उन टेस्टों के द्वारा अपन एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें मिनिमम ये होना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में आपको एक एग्जांपल बताऊं इजी सा, तो आशा वरिष्ठ जब बनाते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, इसमें 15% से ज्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए। तो वो 15% उसकी एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड हो गया। उससे ज्यादा होता है तो वो अपने काम की नहीं है, नुकसानदेह है। उससे कम रहा तो कम हो सकता है, तो मिनिमम मैक्सिमम 15% तक अपन अल्कोहल कंटेंट उसमें रख सकते हैं। तो वो सारी चीजें स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाती है। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन वाला टॉपिक। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, ठीक है, DCA, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, और उसको बाद में और अपडेट करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ठीक है, 1945, तो वो आ गया था, ठीक है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा फार्मेसी। फार्मेसी के बारे में जो है कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, फार्मेसी बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी बिल्डिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए, वो उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होने चाहिए, तो उसके उपकरण, मशीनरीज वगैरह, उन सब के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो वो फार्मेसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो ब्रीफ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, कास्ट औषधि, ठीक है। तो कोई भी कास्ट औषधि बनाते हैं तो उसके मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब स्टैंडर्डाइजेशन का अगर 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर में क्वेश्चन है तो बहुत ईजी है आंसर करना। क्यों? क्योंकि जो है आपने 3 स्तरों पर जो है स्टैंडर्डाइजेशन माना है। रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो पुराने जमाने में आयुर्वेद के टाइम में रॉ मटेरियल के लिए क्या बताते थे कि कीड़े मकोड़ों से जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए धूप में, ठीक है। और वो जो है उसमें भूमि जैसे बता रहे कि ना, कोई कोई किसी किसी भूमि में ही उगता है, कुछ जो है हिमालय पे ही पाई जाती है। जैसे शीतवीर्य वाली औषधि है वो हिमालय की ज्यादा अच्छी होती है। उष्णवीर्य वाली औषधि है वो जो है अपने ये रेगिस्तानी इलाकों की ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो वो सारे स्टैंडर्ड हो गए ना, इस तरह के स्टैंडर्ड की जो है होनी चाहिए। कटी फटी नहीं होनी चाहिए, वीर्य विपाक, रसवीर्य विपाक प्रभाव इनसे युक्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड बता रखे हैं आचार्यों ने। फिर निर्माण विधि के दौरान तो उन्होंने कुछ विधियां बता रखी स्टैंडर्ड, इसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करना है, इसको गजपुट देना है, इसको महापुट देना है, ठीक है। इसको जो है इतने दिन तक इसको भावना देनी है आंवले की स्वरस की, इसमें इतने दिनों तक लकुश स्वरस की भावना देनी है। ये सारी चीजें बता रखी ना। तो निर्माण विधि के दौरान जो अपन को स्टैंडर्ड मेंटेन करना है वो, ठीक है। फिर निर्माण होने के बाद जो प्रोडक्ट है उसके क्या स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सिद्धि लक्षण बता रखे हैं। अवलय सिद्धि के अलग बता रखे हैं, यवागु बता रखा है, पथ्य कल्पनाओं के अलग सिद्धि लक्षण बता रखे हैं, ठीक है, स्नेह कल्पना के अलग सिद्धि लक्षण बता रखे हैं। तो वो सारे जो है निर्माण के बाद अंतिम उत्पाद स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण के जो है आयुर्वेद में बता रखे हैं।
फिर मॉडर्न में बात करें तो रॉ मटेरियल अगर देखें तो भाई ये आइडेंटिफाई करना है अपन को कि हाँ भाई पहले ये वही पेड़ है ना, जैसे आपको नीम का कुछ बनाना है, पेस्ट बनाना है, तो अपन को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये नीम ही है ना, ठीक है। फिर उसके जो है केमिकल टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह डाल के जो नहीं बनाया गया, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी है, ठीक है, वो सब चीजें। जैसे गेहूं वगैरह है तो उसका स्टैंडर्ड देखते हैं कि इसमें कितना पेस्टिसाइड डाला गया है, इसमें कितनी पेस्टिसाइड की मात्रा है, इसमें कितने माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रखा है, ठीक है। तो वो सारे जो हैं चीजें अपने रॉ मटेरियल के बेस पे बता रखी है, ठीक है। उसका कलेक्शन स्टोरेज कहाँ करना है। फिर उसके बाद निर्माण विधि कि प्रोसेस के दौरान के हाइजीन रखी है कि नहीं, और जैसे अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाते हैं तो स्टरलाइजेशन जरूरी होता है, पूरा स्टरलाइज एरिया होना चाहिए, पूरी मेडिसिन स्टरलाइज होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, निर्माण स्तर पर अपन ने जो ध्यान रखा। और निर्माण होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट कि इसको यहाँ इस कंटेनर में रखना है, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, इसको ओपन कंटेनर में रखना है, तो ये सारी चीजें, इसको चीनी मिट्टी के पात्र में रखना है, तो वो सारे किसमें आ गए, स्टैंडर्ड अंतिम उत्पाद स्तर पर मॉडर्न वाले। तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है स्टैंडर्डाइजेशन में। अब स्टैंडर्डाइजेशन शुरू करते क्या लिख रखा है इसमें सारा। तो पहले के जमाने में क्या करते थे वैद्य लोग वगैरह कि स्वयं वनों में जाकर प्रामाणिक यानी जो भी अपने जो ऑथेंटिक औषधियां हैं, कच्ची औषधियां, उनको कलेक्ट करते थे, उनसे आवश्यकता अनुसार शास्त्रोक्त विधि से गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण करके उपयोग करते थे। पहले तो ये होता था। फिर पहले ज्यादा जनसंख्या भी नहीं होती थी, तो इसलिए ये काम इजी रहता था। आज की डेट में करोड़ों की पब्लिक है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वैद्य तो ये नहीं है कि घर वो जंगलों में जा जाके मेडिसिन लेके आए। अगर ऐसा करेगा तो फिर वो तो आधे दिन तो उसमें निकल जाएंगे उसको मेडिसिन लाने, फिर उनको प्रिपेयर करने में दिन लग जाएंगे, वो पेशेंट को देगा कब, ठीक है। तो इसलिए जो है आजकल वो तो काम होता नहीं है। तो ये काम जो मेडिसिन बनाने का काम करती है फार्मेसीज। तो वो बता रखा है वर्तमान में सभी प्रकार की औषधियों के लिए चिकित्सक एवं रोगी व्यवसायिक औषधि निर्माताओं पर आश्रित रहते हैं। यानी किस पर आश्रित रहते हैं, अपने फार्मेसीज पर। अब फार्मेसियां भी कहाँ आश्रित रहती हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले व्यापारी होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि पंसारी वगैरह की दुकान, ठीक है, जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई होते हैं कि हाँ भाई ये मुलट्ठी चाहिए, ये लो मुलट्ठी की जड़। फिर वो जाते हैं मुलट्ठी एक साथ कहाँ पे, फार्मेसी। फिर वहां पर उसका जो है चूर्ण फॉर्मेशन होता है, या फिर जो भी उसको काम में ले रहे हैं मुलट्ठी को, जहाँ भी उस काम में जा रही है, ठीक है। तो वो चीज हो गई यहाँ पर। तो जो वैद्य वगैरह हैं, रोगी है, वो फार्मेसीज पर, और फार्मेसी जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले व्यापारियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण और डिमांड बढ़ जाने के कारण औषधियों की रॉ मटेरियल की उपलब्धता कम हो गई है। तो क्या करते हैं फार्मेसी वाले, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट वगैरह करते हैं। तो इस मिलावट को रोकने के लिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी लाई गई, भाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंट्रोल कैसे होगा, तो 3 स्तरों पे वो कंट्रोल डिवाइड किया गया है। कच्ची औषधि रॉ मटेरियल के स्तर पर, औषधि निर्माण स्तर पर यानी जो अपन मेडिसिन फॉर्मेशन कर रहे हैं उस लेवल पर, और अंतिम उत्पाद स्तर पर कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसके स्तर पर अपन को कौन कौन सी जो है सावधानियां रखनी, कौन कौन सा जो है स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी होती है, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो कच्ची औषधि का संग्रह कर रस गंध वीर्य वर्ण स्वरूप आदि देखकर करते थे, ठीक है। पहले जो करते थे वो यही करते थे कि भाई इस कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रखे, या फिर ये प्रॉपर रस वीर्य रस पंचक से युक्त है कि नहीं, वो सब चेक करके जो है कलेक्ट करते थे, ताजी कलेक्ट करते थे मेडिसिन, ठीक है। तो वो कैसा हो गया, कच्चे रॉ मटेरियल लेवल पे। निर्माण विधि के दौरान कि भाई अपन को कितने डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे पाक करना है, ठीक है, इसमें कितने दिन तक भावना देनी है, किस द्रव्य की भावना देनी है, वो सब निर्माण विधि वाले हो गए कि प्रॉपर विधि का जो है अपन को प्रयोग करना है। फिर अंतिम उत्पाद स्तर पर, तो प्राचीन ग्रंथों में औषध कल्पनाओं के सिद्धि लक्षण अर्थात मानक निर्मित होने के लक्षण निर्दिष्ट हैं। जैसे कि क्वाथ के लिए अपन बताते हैं गत रसत्व, यानी कच्ची औषधियों का जो है सारा सार भाग जब निकल जाता है, क्वथित हो जाता है, तब तक उसको क्वाथ करना चाहिए, ठीक है। तो गत रसत्व क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया क्वाथ के लिए, कि जो भी अपन ने मेडिसिन के जो चूर्ण वगैरह यूज किए थे, जिनका काढ़ा अपन बना रहे थे, कोर्स पाउडर, उस कोर्स पाउडर का पूरा सार जो है उस पानी में आ जाना चाहिए, तो वो क्वाथ हो गया। चूर्ण के लिए महीन वस्त्र से छना हुआ होना चाहिए। अवलेय के लिए सुपक्वम तंतुमत्वम आसु आसु निमज्जनम स्थिरत्वम, ठीक है।
पीड़िते मुद्रा, गंध वर्ण रसोत्पत्ति, ये सारे जो अपन ने लक्षण पढ़े थे अवलेय कल्पना पढ़ रहे थे जब, तो वो अवलेय सिद्धि के लक्षण या अवलेय की जो परीक्षाएं हैं तैयार होने के बाद वो सारी आ गई। स्नेह के लिए अपन ने पढ़ा था वर्तिवत स्नेह कल को जाने चाहिए, शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्त है, ठीक है, मतलब अग्नि में डालने पर कल्क सहित जब स्नेह को अग्नि में डालते हैं तो उसमें शब्द नहीं होना चाहिए, चटचट की आवाज नहीं आना चाहिए। फेनोद्गम, तेल अगर है तो तेल कल्पना है तो फेन का उद्गम होना चाहिए, फेन शांति घृत में, ठीक है, ये सारे। और गंधवर्ण रसोत्पत्ति, ये क्या थे, स्नेह सिद्धि के लक्षण अपन ने पढ़े थे। संधान कल्पना के लिए अलग अलग अपन ने चीजें पढ़ी थी, जैसे कि वो जलती हुई तीली ले जाने पर वो जलती रहे, ठीक है, कान लगाने पर सुन सुन की आवाज नहीं आए, ठीक है। इसके अलावा वो जो अपने कैल्शियम कार्बोनेट के वो पानी में अपन ने डाला था लाइम वाटर टेस्ट, वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, संधान कल्पना, असवारिष्ट कल्पना की जो है अपन ने स्टैंडर्ड मेंटेन करी, ठीक है। फिर पत्य कल्पना के लिए आता है सिक्त कई विरहितो मंडे, कि मंडे जो अगर कल्पना बना रहे हो तो उसमें सिक्त कई विरहित हो, यानी चावल के जो कणक हैं वो नहीं होने चाहिए। पेया सिक्त समन्विता, पेया में जो है चावल के कण युक्त होना चाहिए। यवागु बहुसिक्ता स्यात्, कि यवागु में जो है सिक्त भाग ज्यादा होता है, ठीक है, यानी यवागु जो है कम गाढ़ी होती है, सिक्त भाग होता है ज्यादा पर वो विलेपी से कम गाढ़ी होती है। विलेपी विरल द्रवा, विरल मतलब कम हो, विलेपी वो है जिसमें सिक्त भाग ज्यादा और द्रव कम हो। इस प्रकार से जो है अपने पत्ते कल्पना के स्टैंडर्ड बता रखे हैं। तो इस तरह से आपको ये हो गया अपने आयुर्वेदिक स्टैंडर्डाइजेशन, समझ में आ गया। तीनों स्तर पे आयुर्वेदिक स्टैंडर्डाइजेशन, रॉ मटेरियल पे रसादी पंचक से युक्त होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, कीट मकोड़े नहीं लगे होने चाहिए उस पे, ठीक है, अंदर से काना वाना ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए रॉ मटेरियल लेवल पे। फिर निर्माण विधि, जो विधि बता रखी है शास्त्रोक्त उसी का पालन करना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी में 16 गुना, किसी में 4 गुना, किसी में 6 गुना पानी डालने को बोला है तो वही डालना है, अपनी ओर से नया दिमाग नहीं लगाना है। किसी में 1 दिन तक भावना दे रखी है, किसी में 1 घंटे तक दे रखी है, किसी में 5 दिन तक, किसी में जो है पंकवत होने तक, इस तरह से जो है अलग अलग बता रखे हैं। तो वहां तब तक ही करना है, ठीक है, जब तक शास्त्रों में बताया हुआ है, जिस तरह से शास्त्रों में बताया हुआ है। तो वो क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड हो गए निर्माण विधि के लेवल पे, ठीक है, प्रोसेस फॉर्मेशन प्रोसेस लेवल पे। फिर निर्माण होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना उस लेवल पे जो है वो अपन ने आचार्यों ने अलग अलग सिद्धि लक्षण बता रखे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे गत्र सत्व क्वात के लिए है, ठीक है, चूर्ण के लिए महीन वस्त्र से छना हुआ होना चाहिए। अवलेय के लिए जो अलग अलग बता रखे हैं सुपक्वम तंतुमत्वम आसु निमज्जनम अपसु निमज्जनम। तो ये सारे जो है आपने अवलेय कल्पना के लिए, स्नेह कल्पना के लिए बता रखा है फेनोद्गम, फेन शांति वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारे स्नेह लक्षण। आशा वरिष्ठ के लिए बता रखे हैं अलग अलग सिद्धि लक्षण। तो ये सारे सिद्धि लक्षण में आ गए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अपने आता है मॉडर्न लेवल पे अपन क्या करते हैं, ठीक है, मॉडर्न लेवल पे अपन इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो कास्ट औषधि रॉ मटेरियल लेवल पे मॉडर्न में क्या करते हैं अपन, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लेवल पे अपन करते हैं आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले, कि अपन आज की डेट में जो मेडिसिन ली है वो वही है जो शास्त्रों में बता रखी है। जैसे कि मान लो शास्त्रों में बता रखा है जीवक, अब जीवक को पहचानना मुश्किल है क्योंकि आजकल पाया ही नहीं जाता है। तो वो देखना, आइडेंटिफाई करना कि जीवक ही है, या फिर अपने मान लो कि इजी वे में लेता हूं कि भाई मेहंदी, मेहंदी का पुष्प पुष्प काम में लेना है, तो वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई मेहंदी ही है। तो उसके जो भी कैरेक्टर्स बता रखे हैं, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम अपन जो पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन में ही आई है। तो वही है मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, पाउडर कैरेक्टरिस्टिक, इन तरीकों से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं रॉ मटेरियल को। फिर इसके अलावा लॉस ऑन ड्राइंग एट 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री पर उसको लगातार जो है हीट करते हैं। हीट करने पर उसके पानी का कितना लॉस होता है, वाटर कंटेंट का कितना लॉस होता है, वो अपन चेक करते हैं। टोटल ऐश, ऐश मतलब जो है उसको जला देते हैं, राख कर देते हैं, उसको जो है फिर टेस्ट किया जाता है। अब टोटल ऐश को टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है कई बार अपने अलग अलग जो मटेरियल उनमें अलग अलग ऐश बनती है, यानी अलग अलग राख बनती है, अलग अलग प्रमाण में बनती है, तो उसकी जो है टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट होने करने के लिए हो गया। ऐसे ही ऐसे ऐसे मतलब कि जो अपन बिल्कुल उसके जो है अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे ऐश वैल्यू अपन क्या करते हैं, औषधि की गुणवत्ता और शुद्धता के लिए परीक्षा करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को हटा देते हैं और जितने अकार्बनिक पदार्थ हैं उनके बेस पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे में मतलब जो भी अपने कास्ट औषधि उसमें धातु भाग कितना है, धातु मतलब मेटल्स कितनी है, हैवी मेटल्स तो नहीं है,
या फिर जो भी अलग अलग मेटल्स होती है, लोहा, आयरन वगैरह अपन टेस्ट करते हैं, वो सारी जो है तो ऐसे में आ जाती है। ठीक है, मेटल के जो जो डिटर्मिनेशन के लिए कितना मेटल है। वाटर सोल्यूबल कंटेंट उसमें कितना है वो चेक करने के लिए, एल्कोहल सोल्यूबल कंटेंट कितना है वो चेक करते हैं। फिर टीएलसी, टीएलसी क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर उसमें हैवी मेटल्स चेक करते हैं, मर्करी, लेड, आर्सेनिक वगैरह उसमें है यानी कितनी है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब उसमें बैक्टीरियल काउंट कितना है, फंगल काउंट कितना है, वो सब चेक करते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिक पैथोजन जैसे इकोलाई वगैरह, इनके टेस्ट के लिए अपन देखते हैं कि भाई वो कितने हैं। पेस्टिसाइड रेसिड्यू, अब क्या करते हैं, जो खेती करते हैं तो उसमें अपन क्या डालते हैं, यूरिया की खाद, अलग अलग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, अपने जो भी फ्रूट वगैरह आते हैं उनको चेकअप करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इसमें इतनी मात्रा से ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होती है। तो वह पेस्टिसाइड भी चेक करते हैं कि भाई कौन कौन से पेस्टिसाइड किस तरह के हैं, इसमें पेस्टिसाइड यूज किए गए हैं, ठीक है, कितनी मात्रा में है। फिर एफ्लेक्टोक्सिन्स का टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो है केमिकल्स होते हैं उनका टेस्ट करते हैं। फिर मिनरल्स वगैरह के टेस्ट करते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की कितनी क्या है, उसका नेचर क्या है, कलर क्या है, ठीक है, उसकी स्ट्रीक क्या है, क्लीवेज क्या है, फ्रैक्चर क्या है, ठीक है, उसकी चमक कितनी है, टोनिसिटी जो है अपने कितनी है, तन्यता कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये सारी चीजें। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI उसका कितना है वो चेक करते हैं। केमिकल प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज में उसके देखते हैं कि हीट का उस पर क्या इफेक्ट करता है, सोल्यूबिलिटी उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें जो है मेटल कंटेंट ये सारे कितने हैं, उसके ट्रेस एलिमेंट उसमें कितने दे रखे हैं, हैवी मेटल कितनी है, वो सारी चीजें मेटल्स की अपन चेक करते हैं। तो ये सब चीजें अपन रॉ मटेरियल लेवल पे चेक करते हैं। अब कोई भी कॉस्ट औषधि योग बनाते हैं तो उसमें अपन क्या क्या चेक करते हैं, जैसे कि आशा वरिष्ठ, अर्क, अवचूर्णन योग यानी डस्टिंग पाउडर, अवलेह है, क्वाथ, चूर्ण, इन सब के लिए अपन क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब है उसकी जो अपन सेंसर्स जो अपने पंच इंद्रियां हैं उनसे टेस्ट करते हैं अपन, कैसे, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसको जो है दिखने का तरीका, विजुअलाइजेशन, ठीक है, वो कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कलर कैसा है, ये सारी चीजें अपन चेक करते हैं। उसका पीएच कैसा है, टोटल ऐश वैल्यू, वाटर सोल्यूबल, एल्कोहल सोल्यूबल कंटेंट कितना है उसमें, ठीक है, उसको हीट करने पर उसका कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। टीएलसी क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करते हैं अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी चेक करते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, हैवी मेटल टेस्ट, ये सारी चीजें जो है अपन करते हैं। कोई भी रस योग है तो उसमें देखते हैं भाई, जो आयुर्वेद में परीक्षाएं बता रखे रस योग की वो सारी आप लिख सकते हो, निरुद्ध, पुनरुद्भव वगैरह, वारितर, वो सब। और अगर आपको मॉडर्न की करनी है तो मॉडर्न के लिए बता बता रखे उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टच, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, केमिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पार्टिकल साइज चेक करते हैं, ड्राइंग में कितना लॉस हुआ है वो चेक करते हैं, ठीक है, टोटल ऐश वैल्यू चेक करते हैं, एसिड इनसोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल ऐश चेक करते हैं, ठीक है। मेटल्स का जो टेस्ट करते हैं, कितनी मेटल्स हैं उसमें, कितनी मात्रा में कौन कौन सी मेटल्स यूज की गई है, नाइट्रेट वगैरह, इन सब का जो है अपन टेस्ट करते हैं रस योग में। तो ये सारे टेस्ट आ गए। अब एक एक की अलग अलग जो है मात्रा बता रही। अर्क, अर्क किन का बनाते हैं अपन, जो वोलेटाइल कंटेंट होते हैं, जिसमें जो एक्टिव पार्ट होता है, जो काम करने वाला पार्ट होता है रोप पे, वो वोलेटाइल होता है, उड़नशील होता है। तो वहां पे उन्हें उड़नशील पदार्थ की कितनी मात्रा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उस वो पानी जो है अपना अर्क क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, डिस्टिल होता है होना चाहिए। तो वो चीजें सारी अपन चेक करते हैं। आशावरिष्ट होता है तो उसमें जो है टोटल सॉलिड कितना है, उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है, ठीक है, उसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ये सारी चीजें अपन चेक करते हैं। इसके अलावा शुगर कंटेंट उसमें कितना है, रिड्यूसिंग शुगर कितनी है, ठीक है, एसिडिटी उसमें जो, क्योंकि वो मध्य कल्पना है तो उसमें एसिडिटी भी चेक करेंगे, तो उसमें जो है अम्लता कितनी है, वो सारी चीजें अपन चेक करते हैं। डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर मैंने बताया था माइक्रो फाइन होते हैं, तो उनकी फाइननेस चेक करते हैं। उसका जो है उसमें मैग्नीशियम, सिलिकेट, एल्यूमिनियम, आयरन, क्लोराइड, इनकी मात्रा चेक करते हैं। अवलेय कल्पना, अवलेय कल्पना में अपन देखते हैं भाई उसमें सॉलिड पार्ट कितना है, फैट कितना है, उसमें शुगर कितनी है, ये सारी चीजें अपन चेक करते हैं। चूर्ण वगैरह बनाते हैं तो उसकी पार्टिकल की साइज चेक करते हैं अपन, ठीक है, डेंसिटी चेक करते हैं। लेप, मलहर बनाते हैं तो मलहर में क्या है, सॉलिड प्रॉपर रूप से जो है अच्छी प्रकार से यूनिफॉर्मली मिक्स है यानी, ये चेक करते हैं। रेंसिडिटी टेस्ट करते हैं, फैट कंटेंट चेक करते हैं,
ठीक है। विस्कोसिटी, शांता चेक करते हैं, ये सारी चीजें जो अपन चेक करते हैं। आई की जो अपन प्रिपरेशन बनाते हैं तो स्टर्लिटी टेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है। क्लियरिटी चेक करते हैं कि वो जो अपन ने प्रिपरेशन बनाई है वो एकदम क्लियर है या नहीं है, ठीक है। पिष्टी बनाते हैं अपन, तो पिष्टी के पार्टिकल साइज, ठीक है, उसमें मेटल्स की जो है कंटेंट्स चेक करते हैं कि कितने मेटल है, उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा तो नहीं है, हैवी मेटल तो नहीं, कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेक करती है। स्नेह कल्पना, तो स्नेह कल्पना में वेट चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई चेक करते हैं, विस्कोसिटी शांता चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें अपन चेक करते हैं। आयोडीन वैल्यू चेक करते हैं, उसकी एसिड वैल्यू, परऑक्साइड वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीजें जो है अपन अवलेय कल्पना के लिए चेक करते हैं। वटी, गोली बनाते हैं अपन, तो गोली के लिए क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, जैसे फाइजर हार्डनेस टेस्ट वगैरह। डिसोल्यूशन टेस्ट कि भाई वो घुलती कितनी देर में, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम देखते हैं उसका कि जनरल कितना होता है, गुगलू कल्पना वाली का कितना होता है, तो वो सब चीजें। शुगर, उसमें कोटिंग करते हैं ना, शुगर कोटिंग वगैरह टेबलेट पिल्स में, तो वो कोटिंग वगैरह चेक करते हैं, कितनी कोटिंग की है अपन ने, कितनी शुगर उसमें काम में आई है। वर्ती बनाते हैं, तो वर्ती की भी हार्डनेस, मेल्टिंग टेम्परेचर, यूनिफॉर्मिटी, ये सब चीजें चेक करते हैं। वोलेटाइल ऑयल कंटेंट उसमें चेक करते हैं। शारकर, सिरप बनाते हैं तो उसमें सॉलिड चेक करते हैं, सिरप है तो शुगर कंटेंट चेक करते हैं, टोटल शुगर चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, उसकी विस्कोसिटी, शांता चेक करते हैं, ठीक है। फिर खंड, खांड चेक करते हैं, ग्रेन्यूल्स वगैरह, तो बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, अलग अलग तरह की डेंसिटी चेक करते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी, उसमें जो है फ्लो करने की, बहने की कितनी प्रॉपर्टीज है वो चेक करते हैं, ठीक है। घन सत्व, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया तो पार्टिकल साइज चेक करते हैं कि भाई कितनी मात्रा में जो इसकी पार्टिकल की क्या साइज है, तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अलग अलग माइक्रोबियल कंटामिनेशन देखा है अपन ने कि भाई कौन कौन से माइक्रोब्स कितनी मात्रा तक जो है अलाउड है। जैसे 1 × 10⁵ दे रखा है किसके लिए, टोटल बैक्टीरियल काउंट के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक सेकंड, अब यहाँ पे यूनिट दे रखी है कि 1 × 10⁵ CFU पर ग्राम। CFU के यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग याद रखना क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ग्राम, ठीक है। अपन देखते हैं बैक्टीरिया वगैरह के लिए जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते, तो क्या कर अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, अपनी कॉलोनी फॉर्म करते हैं, तो 1 × 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाते हैं 1 ग्राम में, ठीक है। इतनी तक अलाउड है, 1 × 10⁵ तक या 1 × 10⁵ यीस्ट एंड मोल्ड के लिए बता रखी है। इकोलाई, साल्मोनेला, ये सब ना ही हो तो बढ़िया हो, तो उनकी बहुत जितनी मिनिमम मात्रा उतनी। हैवी मेटल्स की बात करें तो लेड 10 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मरकरी 1 पार्ट पर मिलियन, आर्सेनिक 3 पार्ट पर मिलियन, कैडमियम 0.3 पार्ट पर मिलियन तक ही अलाउड है। उससे ज्यादा मात्रा में वो पॉइजनस हो सकता है, बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है। एफ्लेक्टोक्सिन की मात्रा भी 0.5 पार्ट पर मिलियन, 0.5 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 0.1 ppm, 0.1 ppm ऐसे बता रखी है, ठीक है। ये याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ क्या क्या टॉपिक है, फिर उसके बाद आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, APC, API, AFI, इनकी फुल फॉर्म 2 नंबर में पूछी हुई है पहले पुराने पेपरों में कि API की क्या फुल फॉर्म है, आयुर्वेदिक फार्मेकोपियल कमेटी, ठीक है। इसका गठन कब हुआ, 20 सितंबर 1962 को, ठीक है। APC द्वारा AF आयुर्वेदिक फार्मेकुलरी एंड फार्मेकोपिया बनाने का कार्य नियंत्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक औषधों की पहचान करना, उनकी शुद्धता और उनकी क्रियाशीलता यानी ताकत को जो है अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निश्चित करना है। APC अब तक निम्न पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी हैं, जैसे कि AFI, ये बुक है आयुर्वेदिक फार्मेकुलरी ऑफ इंडिया, इसमें आयुर्वेदिक औषध योगों का वर्णन है, 3 भागों में प्रकाशित है, जिसमें 464 औषध योग, 44 पहले में, दूसरे में 192, तीसरे में 350 औषध योगों का वर्णन है। फिर API, आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया, इसमें औषध के आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड के अलग अलग मानक बता रखे हैं, स्टैंडर्ड बता रखे हैं, और टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी इनके बारे में बता रखा है। एकल औषधीय द्रव्यों के मानक API पार्ट 1 में और औषध योगों के मानक API पार्ट 2 में बता रखे हैं। फिर अलग अलग वॉल्यूम बता रखे हैं, 8 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम में है दोनों पार्ट, और उसमें अलग अलग संख्या बता रखी है औषध द्रव्यों की, 78, 80, 100, याद हो जाए तो ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं, आप बस ये याद रख लेना एपीआई की फुल फॉर्म का है और उसके कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, बस वो याद रख लेना। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फॉर फाइननेस, यह अपन जब सीयू पढ़ा था, अपन ने चूर्ण कल्पना पढ़ी थी, तब मैंने बताया था कि कुछ 120 नंबर के छलनी से निकलते हैं, कुछ 44 नंबर के छलनी से, ठीक है। अपन ने मॉडर्न के अकॉर्डिंग 5 तरह के जो चूर्ण कल्पनाएं पढ़ी थी कि भाई कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, सुपर फाइन, वेरी फाइन, मतलब तो ये 5 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, वो सब आप लिख सकते हो इसमें। पाउडर की फाइननेस वो डिपेंड करता है किस तरह के आप यूज ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। टोटल हैश काउंट, आपको बस इतना याद रखना है, इनके यूजेस, इनकी विधि वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ यूजेस कैसे हैं, विधि केवल टीएलसी की समझाऊंगा मैं, बाकी सारे आपको केवल यूजेस याद करने हैं। पाउडर फाइननेस का क्या प्रयोग है, जैसे आपको क्वाथ बनाना है तो क्वाथ के लिए आपका कोर्स पाउडर होना जरूरी है, मतलब जो दाने हैं वो मोटे होने चाहिए पाउडर के, ठीक है। अगर आपको इंटरनल यूज लेना है चूर्ण के रूप में तो वो फाइन होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेटली फाइन से लेकर वेरी फाइन तक अपन चूर्ण कल्पना के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको याद होना चाहिए। फिर ऐश वैल्यू, ऐश वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि औषधि की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए ऐश वैल्यू का काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज है। इसके अलावा उसका वेट वगैरह मेजर करने के लिए उसमें कार्बनिक मटेरियल को हटा के नॉन कार्बनिक मटेरियल की मात्रा को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ऐश वैल्यू, टोटल ऐश का डिटर्मिनेशन अपन उसके लिए करते हैं, ठीक है। फिर टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, आप एक बार बुक से पढ़ना, आपको नहीं समझ में आए तो मैं वापस समझाऊंगा इसको डाउट सेशन में, ठीक है। अब टीएलसी क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले अपन क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी एक जो है प्योरिफिकेशन टेक्निक होती है। प्योरिफिकेशन मतलब शोधन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक मिक्सर होता है जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं, उनमें से किसी स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल को अपन अलग करते हैं, किसके बेस पे, पोलैरिटी के बेस पे। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर होता है वाटर लविंग कंटेंट और नॉन पोलर होता है जो वाटर हेटिंग या जो डिसलाइक वाटर, ठीक है, जो वाटर पसंद नहीं करते, जिसको अपन बोलते हैं ना एक जल भीरू, और जो है जल भीरू बोलते हैं इसको नॉन पोलर को, और पोलर को जो जल की ओर अट्रैक्ट होता है उनको, ठीक है। तो वो सब चीज है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या हो गया, फॉर्मेशन टेक्निक हो गया, जिसमें भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, पोलैरिटी के बेस पे एक मिक्सचर से जो है एक स्पेसिफिक पार्टिकल को अलग करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, ये एक बीकर है जिसमें एक तो है ये डॉट डॉट वाले पार्टिकल, ठीक है, एक है डैश डैश वाले पार्टिकल, एक है गोले राउंडेड वाले पार्टिकल, एक है त्रिभुज टाइप के पार्टिकल, ऐसे 4 तरह के पार्टिकल हैं। आपको अलग कौन से करने हैं, जो राउंडेड वाले हैं। तो राउंडेड वाले अगर आपने अलग कर लिए तो इस अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। समझ में आ गई क्रोमेटोग्राफी है क्या। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है में अलग अलग मिश्रण में जो द्रव्यों का, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक द्रव्य को अलग करने का काम अपन करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होती है, टीएलसी प्लेट। प्लेट जैसे अपने आप सूक्ष्मदर्शी होता था, सूक्ष्मदर्शी में एक स्लाइड होती थी ना, ऐसे ही टीएलसी एक प्लेट होती है, ठीक है। ये मान लो एक प्लेट है। अब प्लेट 2 तरह की हो सकती है, एक रेडीमेड और एक जो है अपन खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं वो क्या होती है, एक ग्लास प्लेट होती है, उसके ऊपर अपन जो है सिलिका जेल की एक लेयर बिछा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, अपन ने खुद ने बनाई। वो एक रेडीमेड आती है मार्केट में, रेडीमेड जो आती है वो एल्यूमिनियम की प्लेट होती है जिसपे यूनिफॉर्मली सिलिका की जेल जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है यूनिफॉर्मली थिकनेस में, ठीक है, एक समान मोटाई में। तो ये 2 तरह की जो है अपने क्या टीएलसी प्लेट मिलती है मार्केट में, ठीक है। ज्यादा बेटर कौन सी है, रेडीमेड जो बनी हुई आती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो अपन ने लेयर बिछाई है सिलिका जेल की वो एकदम यूनिफॉर्मल थिकनेस की होती है। अब यूनिफॉर्मल थिकनेस की होगी तो उसके रिजल्ट कैसे होंगे, बेटर रिजल्ट होंगे। तो ये अपने क्या हो गई, टीएलसी प्लेट हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसका जो प्रयोग है, अपन कैसे वर्किंग कैसे है, तो अपन क्या करते हैं, ये टीएलसी प्लेट है, इसका एक साइड अपन मान लेते हैं बेस, ठीक है। मान लो ये अपन ने बेस माना, ठीक है, समझे, ये वाला एरिया अपन ने बेस मान लिया। तो बेस से 1 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन बना देते हैं, बना दी लाइन। फिर इस लाइन पर जो है अपना सैंपल रखते हैं, जो मिश्रण है, मिक्सचर है, वो रख दिया।
ये अपनी प्लेट तैयार होगी। समझ में आ गया आपको कि एक जो है अपन ने टीएलसी प्लेट ली, उसमें एक साइड बेस मान लिया अपन ने, उस बेस से 1 सेंटीमीटर दूर जो है अपन ने एक लाइन खींच ली पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से। ठीक है, तो पेंसिल से लाइन खींच ली। अब इस प्लेट को अलग रख दिया, इसमें सैंपल लगा दिया, इस लाइन पे सैंपल रख दिया अपन ने। ठीक है, ये प्लेट अलग रख दी। अब क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ये मान लो मैंने ये बीकर ले लिया, इस बीकर में कोई सोलवेंट बिछा दिया अपन ने। ठीक है, अब इस सोलवेंट में अपन अपनी जो भी प्लेट है टीएलसी प्लेट वो रख दी। ठीक है, अब इस टीएलसी प्लेट में अपन ने यहाँ पे सैंपल रख रखा था। अब इस टीएलसी प्लेट को सोलवेंट में डुबोना नहीं है। ये जो अपना अपन ने सैंपल में लाइन बिछाई लगाई थी ना पेंसिल से, वो इस सोलवेंट के या इस विलयन के जो है ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर नीचे हुई तो ये द्रव्य जो भी है वो इस सोलवेंट में चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरह से अपन ने इस प्लेट को सेट कर दिया इस बीकर में। अब क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये सिलिका जेल में मूवमेंट करता है ऊपर की ओर। ठीक है, पोलैरिटी के कारण, जल से लगाव के कारण। ठीक है, तो ये मूवमेंट करता है, तो ये जो द्रव्य है मिक्सर है, ये भी इस पोलर सोलवेंट के साथ मूव करता है ऊपर की ओर। ठीक है, मूव करता है तो क्या होता है, मूवमेंट होने के कारण ये प्लेट है, ये अपन ने लाइन बता रखी थी। तो जैसे अलग अलग द्रव्य, गोल द्रव्य, पॉइंटेड द्रव्य यहाँ पे इकट्ठा हो गया, गोल यहाँ आ गया अपनी जो है पोलैरिटी के हिसाब से, और जो चौकोर वाला है वो ऊपर आ गया। इस तरह से जो है अलग अलग कंसिस्टेंसी पे अलग अलग द्रव्य इकट्ठे होते जाते हैं। जैसे कि अपन ने प्रोब वाला अपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, डीएनए के जो प्रोब होते हैं, तो वहां पर पोलैरिटी के थ्रू वो जो है आगे आगे मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी अलग अलग साइज के पार्टिकल्स जो है अलग अलग दूरी तक मूव करते हैं, अलग अलग पोलैरिटी के जो भी द्रव्य हैं वो अलग अलग डिस्टेंस तक मूव करते हैं। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जो वाटर से ज्यादा लविंग होगा, वो ज्यादा कम, वो सबसे कम दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा। जिसकी पोलैरिटी कम हो गई, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। ये मान लो ये पानी है, पानी से जिसको लगाव है वो ज्यादा पास रहेगा, पानी से जिसको नफरत है वो ज्यादा दूरी तक जाएगा। ठीक है, तो जो पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा, वो ज्यादा पास रहेगा लाइन के। जो अपन ने पेंसिल से लाइन बनाई थी ना, उसके ज्यादा पास कौन रहेगा, जो ज्यादा पोलर होगा। जो कम पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई इसकी वर्किंग, कैसे काम किया अपन ने। कि एक सबसे पहले टीएलसी प्लेट ली, उस पर एक बेस साइड मान ली, इस बेस साइड से 1 सेंटीमीटर ऊपर अपन ने एक पेंसिल से एक लाइन बना ली, उस लाइन पे अपन ने अपना सैंपल रख दिया। अब इस सैंपल युक्त प्लेट को अपन ने एक बीकर में रखा है, उस बीकर में एक सॉल्वेंट पहले से रखा हुआ था। ठीक है, रख दिया। अब इस बीकर को ऊपर से ढक दिया। ठीक है, ढक दिया अपन ने। ढकने के बाद जो मूवमेंट है पोलैरिटी के डिफरेंस के कारण कैपिलरी मूवमेंट करता है। सिलिका जेल में जो सॉल्वेंट है कैपिलरी मूवमेंट करता है, मूवमेंट के कारण ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो ये पूरे मिश्रण को जो है अपने साथ लेकर जाता है। अब जो पोलर द्रव्य होगा वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो नॉन पोलर द्रव्य होगा वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस तरह से ये अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग द्रव्य सेट हो गए। अब अपन को एक स्पेसिफिक द्रव्य जो है अपन को इकट्ठा करना है। अब वो कैसे इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए जो है विजुअलाइजेशन के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कि कुछ लोग यूवी विजुअलाइजेशन मेथड करते हैं, जैसे कि पॉलीफिनॉल द्रव्य में घुलनशील द्रव्य अगर अपन को चेक करना है तो उसके लिए यूवी विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो उसमें बैंगनी कलर का से जो है अपन को स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो बैंगनी अगर स्पॉट दिखाई देता है तो मतलब अपना वो कंटेंट वहां पर इकट्ठा हुआ है, तो उसको अलग कर लिया अपन ने सिलिका जेल से निकाल के। ठीक है, अगर एसिड ट्रीटमेंट के द्वारा कर रहे हैं तो जो है अपन डिप करते हैं एसिड में, फिर उसके बाद एयर ड्राई कर देते हैं उसको, फिर हॉट प्लेट से करते हैं तो उसमें क्या है, ब्राउन स्पॉट दिखाई देते हैं अपन को प्लेट पे। तो ब्राउन स्पॉट वाली जगह को अपन अलग निकाल के रख देते हैं, तो अपना कंटेंट वहां पर अपन को मिल जाता है। ठीक है, कुछ आयोडीन जो है वेपर ट्रीटमेंट करते हैं, कि आयोडीन वेपर से गुजारते जो कार्बन कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने में ये काम आता है। कुछ वेलेनिन स्टेट का जो है चेक करते हैं, जैसे अल्कोहल कंटेंट को अलग करने के लिए, एल्डिहाइड कीटोन कंटेंट को अलग करने के लिए जो है वेलेनिन स्टेट चेक विजुअलाइजेशन करते हैं। कुछ निनहाइड्रीन टेस्ट कराते हैं, जो अमीनो एसिड का अगर अपन ने सैंपल यूज किया तो अमीनो एसिड को अलग करने के लिए जो है अपन निनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विजुअलाइजेशन के अलग अलग तरीके यहाँ पे बता रखे हैं। फिर इसमें एक आरएफ आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
या फिर रिटार्डेशन फैक्टर, दो चीजें हैं। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं अपन ने, जैसे मान लो सैंपल में अलग अलग ए बी सी द्रव्य है, तो ये मान लो ए द्रव्य है, ए द्रव्य ने एक्स ट्रेवल किया, ठीक है, जो अपन ने लाइन बनाई थी उससे एक्स दूरी तक ट्रेवल किया, और सोलवेंट ने बीकर में पूरा ट्रेवल कर लिया, पूरी जो प्लेट की लेंथ थी वहां तक, तो एक्स अपॉन प्लेट की लेंथ अपन ने मान ली वाई, तो एक्स अपॉन वाई जितना आता है वो उसका जो हो गया अपना आर एफ वैल्यू हो गई, ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। ठीक है, समझ में आया कि जो द्रव्य का अपन को आर एफ फैक्टर निकालना है, उसने लाइन से कितना ट्रेवल किया, कितनी दूरी तक, एक्स दूरी तक, और सोलवेंट ने प्लेट में कितना ट्रेवल किया, वाई दूरी तक, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, आर एफ इंडेक्स। आर एफ इंडेक्स अलग अलग द्रव्यों का अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे ए द्रव्य ने तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, बी द्रव्य ने जेड डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जेड अपॉन वाई हो गई उसके लिए आर एफ वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आर एफ वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अपनी कंप्लीट होती है। एक बार आप थ्योरी पढ़ लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की यही चीज है। अब यहाँ पे दो तरह की फेज बता रखी है इसमें, ये आपको अगर दिख रही हो तो, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो यहाँ पर जब अपन ने प्लेट बनाई और जो बीकर में उसको रखा, तो बीकर में जो सोलवेंट डाला, तो इस सोलवेंट ने ऊपर की ओर मूवमेंट की प्लेट में, तो ये किस तरह का हो गया, मोबाइल फेज। ठीक है, जो लिक्विड है सोलवेंट है वो मोबाइल फेज हो गई। और जो अपन ने प्लेट है, इस पे अपन ने सिलिका जेल की जो अपन ने लेयर बिछाई थी, तो ये सिलिका जेल की लेयर स्टेबल है, तो इसको स्टेशनरी फेज बोला है। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज आपको समझ में आ गया, क्या है स्टेशनरी फेज, क्या है मोबाइल फेज, तो ये चीज अपन को आपको याद रखनी है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। तो क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार का प्योरिफिकेशन मेथड है, जिसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसका एक टाइप है। इसमें हम पोलैरिटी के बेस पर एक मिश्रण से अलग अलग द्रव्यों को डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई परिभाषा कि टीएलसी एक प्रकार का क्रोमेटोग्राफी टेस्ट है, जिसमें हम जो है द्रव्य उसका प्योरिफिकेशन या शोधन करते हैं। इसमें अलग अलग पोलैरिटी वाले द्रव्यों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। प्रिंसिपल कि ये पोलैरिटी के बेस पर या पोलैरिटी के सिद्धांत पर काम करता है। जो द्रव्य जितना अधिक पोलर होता है वो उतनी कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो द्रव्य जितना कम पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस मीडिया, सिलिका मीडिया में ट्रेवल करता है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। फिर तुम इसके कंटेंट देखोगे तो इसमें एक टीएलसी प्लेट काम में लेते हैं, एक बीकर काम में लेते हैं, एक सोलवेंट काम में लेते हैं, सिलिका जेल काम में लेते हैं। ये सारे इसके एपरेटस हो गए अपने। ठीक है, इसके अलावा जो है एपरेटस में माइक्रो पिपेट वगैरह ये सब चीजें हो गई, जिससे अपन वो सैंपल को उस लाइन पे डालते हैं। एक पेंसिल हो गई, यूवी लाइट, यूवी लाइट मैंने आपको बताया था ना, विजुअलाइजेशन के लिए यूवी लाइट यहाँ पे बता रखा है। उसके अलावा आप आयोडीन या एसिड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, वर्किंग काम कैसे करती है या प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में आप पहले टीएलसी प्लेट फॉर्मेशन लिख लेना, जो मैंने आपको बताया कि अगर रेडीमेड आती है तो उसमें एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली सिलिका जेल को जो है फैला दिया जाता है। और अगर आप जो खुद बना रहे हो तो उसकी जगह आप ग्लास प्लेट भी ले सकते हो काम में, उस पर सिलिका की एक लेयर बिछा दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपके प्रिपरेशन मेथड में हो गया, प्रिपरेशन ऑफ प्लेट्स में हो गया। फिर उसके बाद आपको विधि, जो वर्किंग है, वर्किंग में आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले प्लेट लेते हैं, उस पर एक बेस मानते हैं, बेस एरिया, बेस एरिया से 1 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से लाइन बना देते हैं, उस लाइन के ऊपर अपन सैंपल रखते हैं। इस सैंपल युक्त प्लेट को अपन बीकर में रखते हैं। फिर बीकर में पहले से एक सोलवेंट होता है। अब जो अपन ने पेंसिल से लाइन खींची थी वो सोलवेंट के ऊपर होनी चाहिए, सोलवेंट के नीचे डूबी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सोलवेंट कैपिलरी मूवमेंट के द्वारा ऊपर मूव करता है सिलिका जेल में, सिलिका मीडिया में। ठीक है, ऊपर मूव करते वक्त वो मिश्रण को भी मूव करवाता है। अब जो पोलर द्रव्य वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो नॉन पोलर द्रव्य वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर
जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद अपन प्लेट को बाहर निकाल देते हैं बीकर से। अब यूवी लाइट के नीचे या फिर एसिड ट्रीटमेंट द्वारा या फिर अपन आयोडीन टेस्ट के द्वारा, आयोडीन वेपर टेस्ट के द्वारा जो है अलग अलग जो है द्रव्यों का विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर हमें जो द्रव्य रिक्वायर्ड होता है उसको हम सिलिका मीडिया सहित अलग कर लेते हैं, बाद में उसको जो है डिफरेंशिएट मेथड के द्वारा बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपना वर्किंग हो गई। उपयोग, तो टीएलसी का उपयोग जो है क्वालिटी टेस्ट के लिए और प्योरिफिकेशन मेथड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका टीएलसी मेथड हो गया 5 नंबर में, ठीक है। आरएफ वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह आप टेस्ट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आरएफ वैल्यू मैंने बता दिया कि जो द्रव्य ने लाइन से जितनी डिस्टेंस दूरी की बटे जो सोलवेंट है उसने प्लेट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल की उस पोलर द्रव्य ने और y डिस्टेंस ट्रेवल की अपने जो भी लिक्विड सॉल्वेंट था, तो उसका जो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है वो आरएफ वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये अपना टीएलसी हो गया। समझ में आ गया टीएलसी? इजी था, बहुत इजी था, आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, टेबलेट की हार्डनेस चेक करना, और एक डिसोल्यूशन टेस्ट। दोनों टेस्ट क्यों जरूरी है, आपको बस केवल उपयोग पता होना चाहिए। जैसे आप कोई टेबलेट, आज की डेट में आप ऐड देखते हो डिस्प्रिन वगैरह के, बोलते ना इनो इनो का आप देखते हो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो वो कैसे काम करती है, उनका डिसोल्यूशन काफी जल्दी होता है। डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन मतलब वो अंदर पेट में जाके एसिड से कांटेक्ट में आकर तुरंत तो टूट जाती है, तुरंत टूट के उनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है और वो अपने एक्शन सेंटर पे जाके काम करती है। तो ये हार्डनेस है। अब हार्डनेस क्यों जरूरी है, ज्यादा हार्ड अगर टेबलेट होगी तो उसके डाइजेस्ट होने में, उसके जो है डिसइंटीग्रेशन में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो हर टेबलेट की अपनी हार्डनेस लेवल होती है, ठीक है, कि ये इतने हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसकी हार्डनेस लेवल होती है एक अलग से। हार्डनेस क्यों जरूरी होती है, अगर कम हार्ड होगी, जैसे कि सरकारी दवाइयाँ आती है उनकी हार्डनेस बहुत कम होती है, तो वो जल्दी डिसोल्यूट हो जाती है, जल्दी डिसोल्यूट होके वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। एक प्रॉपर हार्डनेस होनी चाहिए मेडिसिन में। ज्यादा हार्ड हो जाएंगी तो उसका डिसइंटीग्रेशन बहुत टाइम लेगा, इतनी देर में तो पेशेंट को परेशानी होगी। जैसे हेडेक और आपके बहुत तेज, आपको जल्दी करवाना है इलाज, ठीक है, हेडेक जल्दी दूर करना है, तो ऐसा थोड़ा ना आप ज्यादा हार्ड दवाई लोगे, ज्यादा हार्ड दवाई लोगे तो वो उतनी जल्दी उतनी लेट डिसइंटीग्रेट होगी, आपको फायदा ही नहीं होगा उस दवा को लेने का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको हार्डनेस की इंपॉर्टेंस होती है टेबलेट की। तो ये देखो आप पे लिख रखा है, द हार्डनेस ऑफ टेबलेट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द मटेरियल यूज्ड, space between the upper and lower punches at the time of compression and pressure applied during the compression। अपन ने टेबलेट मेकिंग मशीन का वर्किंग देखी थी, तो उसमें 2 पंच थे जो एक दूसरे के ऊपर, जो वो ऊपर अपर पंच मूवेबल था, जो लोअर पंच पे आके एकदम पड़ रहा था ऊपर से, ठीक है, और फिर प्रेस कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था, कंप्रेशन के कारण टेबलेट फॉर्म हो रही थी। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि हार्डनेस किस पे डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर उसने लगाया अपर पंच ने, ठीक है, उनके बीच कितना गैप बना था, तो वो सब चीजें, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है हार्डनेस। और इसके अलावा जो है हार्डनेस आल्सो डिपेंड ऑन नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्सीपेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, कि भाई क्वालिटी, नेचर और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, अपन ने द्रव्य कितनी मात्रा में लिया, किस नेचर का द्रव्य लिया। अगर मान लो उस द्रव्य का नेचर चिपकने वाला होगा तो उतनी ज्यादा उसकी हार्डनेस होगी। जैसे कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनकी चिपकने की कैपेसिटी होती है, एडेसिव कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उनकी जब कंप्रेशन करेंगे तो उसका कंप्रेशन अच्छी प्रकार से होगा, उसकी टेबलेट जो फॉर्म होगी वो ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग, ज्यादा हार्ड टेबलेट फॉर्म होगी। ऐसे ही कोई द्रव्य आपस में चिपकने की उसकी डेंसिटी कम है, तो वो उसकी जो टेबलेट है वो उतनी ही कम हार्ड बनेगी, ठीक है। तो वो जो अपन ने द्रव्य काम में लिया है, जो अपन ने ग्रेन्यूल काम में लिया है, उनकी हार्डनेस के, उनकी जो है चिपकने की क्षमता पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज बता रखी है यहाँ पर। फिर अलग अलग तरह के हार्डनेस टेस्टर यूज किए जाते हैं इसमें। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, हार्डनेस क्यों जरूरी है, कि भाई एक अलग हर मेडिसिन है, हर टेबलेट है, उसका अलग अलग डिसोल्यूशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, तब तक उसको हार्ड रहना जरूरी है, ठीक है। तो उस डिसइंटीग्रेशन टाइम तक वो रहे चले, इसका अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग बता रखे हैं, जैसे कि मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, नाम याद रखना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। फाइजर टेबलेट हार्डनेस टेस्टर, ठीक है, नाम याद रखते हैं इनका। फिर आता अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रेबिलिटी। फ्रेबिलिटी क्या होती है, जो उसकी भंगुरता होती है, ठीक है। फ्रेबिलेटर जो है
टूटने की क्षमता, उसकी जो है भंगुर होने की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो वो चीज आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन भी वो टूटने से रिलेटेड ही है। ठीक है, कि डिसइंटीग्रेट यानी एक होता है इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब अलग होना, कि ग्रेन्यूल्स आपस में अलग कितनी देर में होते हैं, कि उसको अलग अलग द्रव्यों में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, बेस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, वो कितनी देर में डिसइंटीग्रेट होती है, कितना टाइम लेती है डिसइंटीग्रेशन में, उसकी कोटिंग अनकोटिंग कितनी देर में होती है, वो सब चीजें डिसइंटीग्रेशन में आ जाती है। ठीक है, अभी बाद में। ठीक है, तो वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में आ गया सब कुछ, तो वो आपको याद रखना है। केवल चीज आपको उपयोग याद रखना है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, पूछे नहीं जाते क्वेश्चन। पूछा सिर्फ ये जाता है स्टैंडर्डाइजेशन बताओ, या फिर टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो मैंने आपको बताया था उसका क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इनका एक साथ आ जाता है कि टैबलेट के लिए कौन कौन से जो है टेस्ट या स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहां पर आपको लिखना होता है कि उसकी एक स्पेसिफिक हार्डनेस होती है, हार्डनेस क्यों जरूरी है, उसका डिसइंटीग्रेशन क्यों जरूरी है, उसकी फ्रेबिलिटी टेस्ट जो है क्यों जरूरी है, वो सब चीजें जो है उसमें आ जाती है। डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसोल्यूशन मतलब घुलना, कि वो जो है डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितनी देर में बॉडी में घुल जाती है, जो है एसिड में घुल के, और कितनी देर में अपने जो उसका एसिमिलेशन हो जाता है, उसका यूज हो जाता है, वो सब डिसोल्यूशन टेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके किसमें आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन में। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। आंसर लिखते वक्त स्टैंडर्डाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आप कास्ट औषधियों का स्टैंडर्डाइजेशन बताओ। सबसे पहले आपको आयुर्वेद पार्ट लिखना है। ठीक है, तो आयुर्वेद पार्ट में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि 3 स्तर पे अपन जो भी है स्टैंडर्ड अपन चेक करते हैं। पहला रॉ मटेरियल लेवल पे, जो कच्चा औषध है, कच्ची कास्ट औषधि है उस स्तर पे, तो वहां पर अपने आयुर्वेद में क्या बता रखा है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कीट का पतंगों द्वारा कटी वो खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रसवीर्य विपाक आदि से युक्त होनी चाहिए, तो वो सारी जो है रॉ मटेरियल लेवल पे। फिर निर्माण विधि, जो निर्माण विधि बता रखी है उसको पूरी तरह फॉलो करनी चाहिए, तो वो निर्माण विधि स्तर पे हो गई। फिर तीसरी एंड प्रोडक्ट लेवल पे जो सिद्धि लक्षण जितने भी बता रखे हैं वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, रसौषधि के भी और काष्ठौषधि के भी। क्यों रसौषधि की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई जो है जैसे कि अपने लक्ष्मी विलास रस संजीवनी वटी, वहां पर काष्ठ औषधि और रसौषधि दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए रसौषधि की भी आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपने आयुर्वेद वाला लिख दिया। फिर मॉडर्न वाला तो रॉ मटेरियल लेवल पे उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी ऐश वैल्यू, उसके जो है अंदर कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों की मात्रा। ठीक है, ये सारी चीजें जो अपने रॉ मटेरियल पे आ जाएंगी। उसको जो है सुखाते हैं, ड्राई करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका कितना लॉस होता है, ये सारी जो है अपने नॉर्मल लेवल पे आ गई बातें। ठीक है, फिर उसके अलावा अपन ने निर्माण विधि स्तर पे अपन क्या क्या चेक करते हैं, भाई वो जो है अपने जितने भी टेस्ट बता रखे हैं, लाइम वाटर वगैरह ये सारी चीजें, वो सारी जो है निर्माण विधि स्तर पे चेक हो गए। एंड प्रोडक्ट लेवल पे चेक करते हैं अपन, जो भी बता रखा है कि उसमें कितने परसेंट उसमें शुगर है, कितने परसेंट उसमें मेटल्स हैं, कितने परसेंट उसमें जो है हैवी मेटल्स हैं, कितने परसेंट उसमें टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो है अपने अलग अलग चेक करते हैं, वो निर्माण एंड प्रोडक्ट लेवल पे है। उसमें कंटामिनेशन स्टरलाइजेशन वगैरह चेक करते हैं, वो सब आपको स्टैंडर्डाइजेशन में फिर लिखना है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप ये ऐश वैल्यू वगैरह इनके टेस्ट हो गए उपयोग लिख देना, बस। ये आपका आराम से 7-8 पेज का आंसर है। ठीक है, आपको उल्टा इसमें और छोटा करना पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ। ज्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं है, आपको केवल ब्रीफ में लिखना है। ये तो बहुत बड़ा लिख रखा है इसमें बुक में, तो इतना कुछ करना ही नहीं होता, आपको सिर्फ इनके यूजेस लिखने हैं कि क्यों स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, क्यों जो है टीएलसी, टोटल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करते हैं, क्यों जो है अपन इसकी हार्डनेस टेस्ट करते हैं, क्यों डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए कि भाई रीजन पता होना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इस तरह से जो है अलग अलग टेस्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट हो आराम से पूछ सकते हो। तो ये अपना क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन टॉपिक हो गया, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया लेकिन जरूरी था। ठीक है, ठीक है, तो अभी एंड करते हैं क्लास।